The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा कर दी है। यानी भारत में अब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ छूट दी गई हैं। सरकार ने चौथे लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम दिन यानी कल रविवार दिनांक 17 मई को गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक कौन सा इलाका किस जोन में होगा, इसके लिए राज्य सरकार फैसला लेगी और जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं उसको मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्य होंगी। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए भारत के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम ने पहले ही लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। वहीं अब कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने रविवार रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ लॉकडाउन के चौथे चरण में लागू करने वाली गाइडलाइन को लेकर चर्चा की। बताते चले कि यह गाइडलाइन देश के सभी राज्यों के लिए लागू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस नई गाइड अवधि के बारे में नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। प्राधिकरण का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन उपायों को आगे भी जारी रखने की आवश्यकता है। प्राधिकरण की एक विज्ञप्ति के अनुसार आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने लॉकडाउन उपायों को 31 मई तक लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ राज्य सरकारों व राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वो लॉकडाउन के उपायों को जारी रखें। प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को निर्देश दिया है कि वह आवश्यकता अनुसार पहले के दिशा निर्देशों में सुधार करे। ऐसा करते समय वह आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने और कोरोना वायरस महामारी को काबू करने तथा कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लक्ष्य को ध्यान में रखे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि पिछले 3 दिन में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुने होने का समय 13.6 दिन हो गया है, जबकि पिछले 14 दिन में यह दर 11.5 दिन थी। देश में रविवार को कोरोना वायरस के लगभग 5000 मामले सामने आए हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि मृत्यु दर गिरकर 3.1% हो गई है और स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और यह 37.5% हो गई है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर एवं नागर हवेली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बयान में कहा कि सिक्किम, नागालैंड, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की तैयारियों पर विस्तार से बताते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 916 समर्पित कोविड अस्पतालों में 1,80,473 बिस्तर, 1,61,169 पृथक वार्ड और 19,304 आईसीयू हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थाओं को 90.22 लाख N95 मास्क और 53.98 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ट्वीट में कहा कि राहत के मलहम की बजाय घाव पर नमक छिड़कना बंद करें। ये मजदूर है, मजबूर नहीं। अगर मजदूरों का दर्द बांटना अपराध है तो हम करेंगे। मजदूर की बेबसी आपको ड्रामेबाजी लगती है। नंगे पाँव में पड़े सैकड़ों छाले ड्रामेबाजी दिखती है। भूखे प्यास चलते जाने की व्यथा ड्रामेबाजी है। 135 मजदूरों की मौत क्या उन्हें ड्रामेबाजी लगती है? देश का मेहनतकश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। केंद्र की ओर से घोषित उपाय भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 1.6% है, जो 3.22 लाख करोड़ रुपए है।
लेकिन प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का दावा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। कर्ज की जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं उनको प्रोत्साहन पैकेज नहीं कह सकते। छोटे और मध्यम उपक्रमों और गरीबों के हाथ में पैसा देने की घोषणा की जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में फिर से नई जान आ सके। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश होकर यूपी, बिहार की तरफ लौट रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या उन मजदूरों की है जो पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे में मजदूरों के पैरों में छाले पड़ने और चप्पल घिसने की तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज घर वापसी कर रहे मजदूरों के बीच पहुंचकर जनसेवा के जरिए उनकी मदद की। पूर्व मुख्यमंत्री ने घर लौट रहे मजदूरों को भोजन के पैकेट, पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइजर दिया। साथ ही मजदूरों के पैरों में चप्पल पहनाई। दिग्गी राजा के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी भोपाल की सड़कों पर मजदूरों को भोजन, पानी, बिस्किट और नमकीन और ORS, सैनिटाइजर आदि बांटते दिखे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार कहती है कि मजदूरों को मुफ्त ले जाया जाएगा, लेकिन मजदूरों के घर वापसी के नाम पर 3 से 4 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है। सिंध प्रांत में हिंदुओं ने आरोप लगाया कि इस्लामिक समूह तबलीगी जमात ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही इस्लाम अपनाने के से इनकार करने पर एक हिंदू लड़के का अपहरण भी कर लिया गया। सिंध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया, जिसमें भेल हिंदू जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। तबलीगी जमात के खिलाफ हाथ से लिखे पोस्टर पकड़े महिलाएं, बच्चों नासुर मटियार में विरोध प्रदर्शन करते देखा गया है। इस दौरान हिंदुओं का कहना था, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन कभी इस्लाम नहीं अपनाएंगे। प्रदर्शनकारियों की ओर से एक महिला ने कहा कि उनकी संपत्तियों को हड़प लिया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें पीटा गया। महिला ने कहा कि उन्हें कहा जा रहा है कि अगर घर वापस चाहिए तो इस्लाम अपनाना होगा। एक अन्य वीडियो में एक महिला जमीन पर लेटी हुई दिखाई दे रही है, जो बता रही है कि उसके बेटे तबलीगी जमात के सदस्यों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। महिला अपने बेटे को रिहा कराने के लिए जमात से रहम की भीख मांग रही है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में हिंदुओं और ईसाइयों का उत्पीड़न जारी है। पिछली घटनाओं को याद करते हुए आयोग ने कहा कि पंजाब और सिंध में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का अपहरण किया गया, उन्हें जबरन धर्मांतरण कर उनका निकाह कर दिया गया। आयोग ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं जब भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की वजह से जमकर अपशब्द झेले थे। दोनों ही क्रिकेटर को अपनी देशवासियों के गुस्से का सामना करना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अफरीदी की मदद करते हुए एक वीडियो बनाया था। मगर अब उसी पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए न सिर्फ भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि कश्मीर पर विवादित बयान दे डाला। कश्मीर और पीएम पर शाहिद अफरीदी के कमेंट के बाद अब यही क्रिकेटर उनके विरोध में उतर आए हैं। भज्जी ने कहा, मैंने और युवराज ने मानवता के लिए अफरीदी फाउंडेशन के लिए लोगों से दान देने की अपील की थी, लेकिन उनके ऐसे विचार सुनकर बहुत दुख पहुंचा है और अब उनसे जो दोस्ती थी वह यहीं खत्म हो गई है। 39 वर्षीय भज्जी ने कहा कि अफरीदी को अपनी हद में रहना चाहिए। युवराज सिंह ने अफरीदी की बातें सुनकर कहा, उन्हें दुख हुआ। ट्वीट करते हुए यूवी बोले, वाकई में शाहिद अफरीदी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए कमेंट से निराश हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस तरह की बातें कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने आपके कहने पर मानवता के लिए एक अपील की थी, लेकिन अब दोबारा कभी नहीं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने भी अफरीदी को मुंहतोड़ जवाब दिया। गौती ने ट्वीट कर लिखा, पाकिस्तान के पास 7 लाख फौज है और 20 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हैं। ऐसा कहना है 16 वर्षीय शख्स अफरीदी का। फिर भी कश्मीर के लिए 70 साल से भीख मांग रहे हो। अफरीदी, इमरान और वाजवा जैसे जोकर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, लेकिन फैसले के दिन तक कश्मीर नहीं मिलेगा। याद है ना बांग्लादेश? टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन ने भी इस मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखी। भारतीय ओपनर लिखते हैं, इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा,
चाहिए 22 करोड़, ले जाओ, हमारा 1.25 लाख के बराबर है, बाकी गिनती आप कर लो। साब हाल, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।